हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जेई मेंस के बायनोमियल थ्योरम के पीवाईक्यूज जो 2025 में आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दैट द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये एक्सपेंशन दी हुई है 1 + 2 ^ 1 ये 3 है। 1/3 प्लस 3 ^ 1/2 होल पावर 6। इसकी एक्सपेंशन में जितनी भी रैशनल टर्म्स आएंगी उन सभी का सम चाहिए हमें। ठीक है, तो मल्टीनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके अंदर अगर हमें जर्नल टर्म लिखनी हो तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ऊपर तो आता है n फैक्टोरियल यानी कि जो पावर है वो, फिर नीचे क्या आएगा, इधर 1 है, इसको जो पावर देंगे हम x फैक्टोरियल, फिर 2 है जो इसको पावर देंगे y फैक्टोरियल, और इधर 3 ^ 1/2 इसको जो पावर देंगे हम z फैक्टोरियल, इंटू नाउ 1 पावर x इंटू 2 ^ 1/3 की पावर y और 3 ^ 1/2 की पावर z। तो मल्टीनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने जनरल टर्म लिख दी है। जनरल टर्म लिखने के बाद हमें ये पता चला, अच्छा इसमें आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो भी x प्लस वाई प्लस जेड होगा वो तो हमेशा 6 ही होगा। x प्लस वाई प्लस जेड हमेशा 6 होगा। ठीक है, अब मैं यहां पर ये देख सकता हूं कि ये बना 6 फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल वाई फैक्टोरियल जेड फैक्टोरियल 1 पावर x और 2 पावर y/3 और 3 पावर z/2। अगर टर्म्स को रैशनल होना है तो ये एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, या होल नंबर भी हो, पावर 0 भी हो सकती है, तो होल नंबर होना चाहिए। ये भी एक होल नंबर होना चाहिए। तो इससे मुझे पता चला कि y की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, 0 3 6 0 3 6। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि इन तीनों का सम 6 चाहिए। और z क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है, तो इन पॉसिबिलिटीज के साथ साथ क्या क्या एक्स वाई जेड हो सकते हैं वो बनाते हैं। तो मैंने एक्स वाई जेड ऐसे लिखा, पहले मैंने वाई को 0 लिया और जेड को भी 0 लिया। जेड को 0 2 4 6 सभी वैल्यूज ले लिए, ये 0 0 0। और अब टोटल सम 6 होना चाहिए, तो एक्स इस केस में 6 होगा, इस केस में 4 होगा, इस केस में 2 होगा, इस केस में 0। ठीक है, ये y0 का केस हमने कवर कर लिया। y3 का केस, तो ये 3 हो सकता है, तो इधर कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 नहीं होगा क्योंकि 3 + 4 7 तो पहले ही हो जाएगा अगर 4 हो गया तो इस केस में x जो भी बचा वो हमने लिख दिया। ठीक है, बस यही केस पॉसिबल है। अब अगर ये 6 हो गया तो इन दोनों को ही 0 होना पड़ेगा क्योंकि टोटल सम तो 6 ही चाहिए हमें, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो पहले अब हम लेंगे x को, पहले पहला केस 6 0 0। इसका मतलब टर्म बनी, क्या टर्म बनी वो यहां लिखता हूं मैं ऐसे कि 6 फैक्टोरियल अपॉन x फिर y फिर z। ठीक है, फिर 1 की पावर 6, तो 1 की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए 1 की कोई भी पावर मैं नहीं लिखने वाला हूं। क्योंकि 1 पावर 6 करो, 1 पावर 0 करो, 1 पावर 8 करो या 1 पावर 4 करो, 2 करो, सब 1 ही रहता है। मैं सीधा आता हूँ उसके बाद की जो टर्म है 2 पावर y/3। ठीक है, y को हमने 0 लिया है तो 2 पावर 0 हो गया, इंटू 3 की पावर जो 1/2 था उसकी पावर भी 0 है, तो यहां से 3 की पावर भी 0 हो गई। फिर प्लस, फिर से 6 फैक्टोरियल। अब अगला केस लेंगे 402 वाला, 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 1 की पावर नहीं लिख रहा हूँ, y और z ये वाले लिख रहा हूँ खाली। तो 2 की पावर तो फिर से 0 है, और 3 की पावर z/2, तो 2 है z, तो 2/2 यानी कि 1। ठीक है, प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन, फिर आ गए हम 202 पे, तो फिर से 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल 204 पे।
जीरो फैक्टोरियल इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि जीरो फैक्टोरियल हमें पता है वन होता है, तो इसलिए लिखने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद वन की पावर मैंने नहीं लिखी है, सीधा इस पे आता हूं मैं। इसकी पावर जीरो है तो टू की पावर जीरो हो गई, और थ्री की पावर जेड बाय टू, तो जेड यहां पर फोर है, फोर बाय टू इज टू, प्लस सिक्स फैक्टोरियल अपॉन, नेक्स्ट आ गया मैं जीरो जीरो सिक्स पे, तो सिर्फ सिक्स फैक्टोरियल आएगा, और वन की पावर जीरो, इधर टू पावर जीरो आ गया, थ्री पावर जेड बाय टू यानी कि सिक्स बाय टू, तो थ्री हो गया, थ्री हो गया, फिर प्लस इधर आ गए थ्री थ्री जीरो यानी कि सिक्स फैक्टोरियल बाय थ्री फैक्टोरियल इंटू वन को छोड़ दिया, टू पावर वाई बाय थ्री है, वाई बाय थ्री, और वाई थ्री है तो थ्री बाय थ्री यानी कि टू की पावर वन हो गई, और थ्री की पावर जीरो है, इसको भी छोड़ दिया, प्लस सिक्स फैक्टोरियल अपॉन, अब हम है वन थ्री टू पे, तो वन को भी लिखने का फायदा नहीं है, थ्री फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल लिखा, और इनटू इधर इसकी वजह से टू की पावर वन बनेगी, और इसकी वजह से थ्री पावर जेड बाय टू, तो थ्री पावर वन बनेगी, और लास्ट में हो गया सिक्स फैक्टोरियल बाय सिक्स फैक्टोरियल इंटू टू पावर वाई बाय थ्री, तो वाई यहाँ सिक्स है तो सिक्स है तो सिक्स बाय थ्री टू हो गया। ये सभी टर्म्स का सम बनेगा, तो देखते हैं सिक्स बाय सिक्स, ये तो वन हुआ, और ये भी वन है तो इधर तो पूरा वन बना। नेक्स्ट सिक्स फैक्टोरियल बाय फोर फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो सिक्स इंटू फाइव बाय टू बनेगा, और इंटू ये थ्री है, फिर प्लस सिक्स फैक्टोरियल, ये भी सिक्स इंटू फाइव बाय टू बनेगा, और इंटू ये है नाइन, फिर प्लस ये कट हो गया, वन हो गया, सीधा मैंने लिख दिया 27, इधर आ गया, ये बनेगा सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर बाय थ्री इंटू टू इंटू वन, तो 20 बनाए इंटू टू, प्लस ये क्या बनेगा देखते हैं, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर बाय टू इंटू टू थ्री जा सिक्स इंटू सिक्स, ठीक है, और प्लस लास्ट में सिक्स फैक्टोरियल से सिक्स फैक्टोरियल कट गया, टू टू जा फोर बना, यानी कि फाइनली ये बना वन, प्लस टू से अगर मैं इसे कट कर देता हूं तो 45, प्लस टू से इसे कट कर दिया थ्री, 15 नाइन जा 135, प्लस 27, प्लस सिक्स से ये सिक्स कट हो गया, 22 जा 40, प्लस टू से ये थ्री, देन 15, 15 फोर जा 63 जा 360 एंड फोर, ठीक है, तो अब इनका सम ही आंसर होगा, तो ये तो बना 400, ये बना 180, 180, और 27 में से 20 इधर दिया तो 200, 200, 400, 600, अब इधर बचा 7 और एक 8 और 4 12, यानी कि 612, इसके सभी रैशनल टर्म्स का सम हो गया। तो इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन, मल्टीनोमियल थ्योरम पर बेस्ड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि for some n not equal to 10, let the coefficients of fifth, sixth and seventh terms in the binomial expansion of this be in AP। ठीक है, the largest coefficient इसमें क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। कैसे एपी का मतलब क्या होता है कि जैसे ये फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवंथ टर्म एपी में है, इसका मतलब बीच वाले का डबल बराबर होगा T5 प्लस T7 के, इसका ये मतलब होगा। ठीक है, तो टू टाइम्स ऑफ सिक्स्थ टर्म होगी n प्लस 4C5, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये सिक्स्थ टर्म हो गई, यहां से सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है तो कोफिशिएंट ही लिखा मैंने, बस ये कोफिशिएंट ही लिखना है, पूरी टर्म नहीं लिखनी है। ठीक है, टी फाइव होगा n प्लस 4C4 प्लस T7 होगा n प्लस 4C6,
ठीक है, ये लिख दिया। अब सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू हमें पता करनी है, तो सिंप्लीफाई करते हैं 2 इंटू, इसको एक और तरीका है आसानी से करने का, प्रॉपर्टी हम यूज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या मैंने यूज किया कि 2 टाइम्स यही ऐड कर दिया दोनों साइड, उससे क्या हुआ, ये 4 टाइम्स हो गया। 2 टाइम्स ऐड किया क्या, n+4 C5, ये ऐड किया 2 टाइम्स, तो इधर क्या हुआ, n+4 C4 प्लस n+4 C5 प्लस n+4 C5 प्लस n+4 C6, ये 2 बार मैंने बीच में ऐड किया। ठीक है, अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम मैं आसानी से निकाल सकता हूं। कौन सी प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं NCR प्लस NCR+1। अगर ऐसा कहीं भी हमें दिखे तो इसमें क्या है कि ऊपर वाला जो कोफिशिएंट है n, वो सेम होना चाहिए, और जो नीचे वाला पार्ट है वो, उसमें एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में तो एक ऐड कर देते हैं, और नीचे वाले में जो बड़ा होता है उसको लिखते हैं। ये रूल आपको ध्यान रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये बनेगा, ऊपर वाले में एक ऐड किया और नीचे वाले में 4 या 5 से जो बड़ा है वो लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से इन दोनों में भी प्रॉपर्टी लगाई, ऊपर वाले में एक ऐड किया, नीचे वाले में से 5 और 6 में से जो बड़े वाला है वो लिख दिया। फिर से इनको सेम प्रॉपर्टी से मैंने ऐड किया, तो ये बना, ऊपर वाले में एक ऐड किया, नीचे वाले में जो बड़ा है वो लिख दिया, सॉरी 7 लिख दिया, 6 आएगा। ओके, ठीक है, और इधर बचा है 4 टाइम्स n+4 C5, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 4 टाइम्स ये बनेगा n+4 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का, पहले तो 5 फैक्टोरियल और फिर इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि n+4 -5, तो n-1 फैक्टोरियल बना, इज इक्वल टू, इधर बनेगा n+6 फैक्टोरियल अपॉन, पहले 6 फैक्टोरियल आएगा, फिर n+6 - 6 यानी कि n फैक्टोरियल आया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 इंटू, इसको मैंने लिखा रहने दिया यही, और इसको भी यही लिखा रहने दिया, और इसको भी यही लिखा रहने दिया। ठीक है, और इधर इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, n+6, n+5, n+4, बस यहां रोक दिया। इधर डिनोमिनेटर में 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं मैं, 6 फैक्टोरियल को, और n फैक्टोरियल को n × n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये कट हो गया, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट हो गया, n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कट हो गया, तो 6n, और इधर है 4, तो वो बना 24n इक्वल टू ये प्रोडक्ट, यानी कि n² प्लस 11n+30, ये बना। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा n² - 13n+30। तो n की वैल्यू यहां से 2 फैक्टर बन रहे हैं, n-10 और n-3। n की वैल्यू या तो 10 आएगी या फिर 3 आएगी। अच्छा, 10 नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया था कि फॉर सम n नॉट इक्वल टू 10, n 10 नहीं ले सकते, तो इसका मतलब n की वैल्यू हो गई 3। अच्छा, अब क्वेश्चन में जो बोला गया है वो ये है कि 1+x⁴ इसका लार्जेस्ट कोफिशिएंट चाहिए, लार्जेस्ट कोफिशिएंट। ठीक है, तो n की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो ये बना 1+x⁴ अब इसका लार्जेस्ट कोफिशिएंट या तो 7C3 होगा या 7C4 होगा, और दोनों इक्वल होंगे, तो ये इसका लार्जेस्ट कोफिशिएंट होगा। बीच बीच वाली जो कोफिशिएंट होते हैं वो सबसे लार्जेस्ट कोफिशिएंट होते हैं, तो इसमें या तो 7C3 या 7C4, तो कोई भी एक कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 7 × 5 × 6, हाँ ठीक है,
और 3 × 2 × 1 थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, ये कट हुआ, तो 35 इज द लार्जेस्ट कोफिशिएंट, 35 लार्जेस्ट कोफिशिएंट होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया है कि सपोज A and B are coefficients of 30th and 12th terms respectively in binomial expansion of this, और ये सब दिया हुआ है, देन n किसके इक्वल है हमें ये बताना है। ठीक है, ये कह रहा है कि A जो है वो कोफिशिएंट है 30th टर्म का, B जो है वो कोफिशिएंट है 12th टर्म का, और 2 टाइम्स ऑफ A 5 टाइम्स ऑफ B के इक्वल है, देन n किसके इक्वल है, और जो एक्सपेंशन दी हुई है बाइनोमियल में वो दिया हुआ है 1 + x होल पावर 2n - 1। ठीक है, तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से कि 30th टर्म के लिए हमने क्या किया कि 2n - 1 C 29, ये इसका 30th टर्म का कोफिशिएंट हो गया। इसका करना है 2 टाइम्स, इंटू 2 कर दिया, इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 12th टर्म का कोफिशिएंट, 12th टर्म का कोफिशिएंट होगा 2n - 1 C 11। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, तो 2 × 2n - 1 फैक्टोरियल अपॉन, पहले नीचे वाला लिख दिया 29 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिखा तो वो बना 2n - 30 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 2n - 1 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस 2n - 12 फैक्टोरियल, 2n - 12 फैक्टोरियल। अब ये तो पूरा कट हो गया, ये तो कट हो गया, बचा क्या, इधर बचा 2 अपॉन 29 फैक्टोरियल है, तो 29 × 28 अप टू 12 × 11 फैक्टोरियल। मैंने 11 फैक्टोरियल तक इसको एक्सपेंड किया, क्योंकि इधर 11 फैक्टोरियल रखा हुआ है, मैं कट कर दूंगा। ओके, देन 2n - 30 फैक्टोरियल को मैंने एज इट इज ही रहने दिया, और इधर 5 अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू, अब इसको एक्सपेंड करना शुरू करता हूँ, 2n - 12 इंटू 2n - 13 और अप टू 2n - 29 इंटू 2n - 30 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब ये इससे कट हो गया, 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कट हो गया, फाइनली क्या बचा, 2 अपॉन 29 इंटू 28 इंटू, इसी तरीके से चलता जा रहा है, और अप टू 12 तक है, 12 13 इंटू 12, और इधर 5 अपॉन 2n - 12 2n - 13 अप टू 2n - 29 तक है, तो 12 से 29, 12 से 29, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है। तो पहले मैंने क्या किया, 2 से इसको कट किया, तो ये बना 6, 5 इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बना 30, 6 5 जा 30, तो ये बना 1 अपॉन 30 इंटू 29 इंटू 28 अप टू 13 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n - 12 इंटू 2n - 13 अप टू 2n - 29। नंबर ऑफ टर्म्स अभी भी सेम है, क्योंकि अब 30 बढ़ गया, 12 खत्म हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है, और इसमें से ये -1 करके चल रहा है यहां तक। इसका मतलब क्लियर है कि जो सबसे बड़ा नंबर है 2n - 12 उसको 30 के इक्वल होना पड़ेगा, फिर ये वाला पार्ट 29 के इक्वल, ऐसे लास्ट वाला पार्ट 13 के इक्वल है, तभी ये इक्वल हो सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि 2n - 12 को पुट किया 30 के, सो 2n इज इक्वल टू +12 किया, तो ये बना 42 एंड n इज इक्वल टू 21। n की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी थी, यस, n इज इक्वल टू 21। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमें करना था।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द कोफिशिएंट ऑफ x power 7, x power 5, x power 3 and x respectively in the expansion of this। काफी जानी पहचानी एक्सपेंशन है। इसके एक्सपेंशन में x पावर 7, x पावर 5, x पावर 3 और x का कोफिशिएंट अल्फा बीटा गामा डेल्टा बोला गया है। इफ u एंड v सेटिस्फाई दिस, ठीक है, u और v इसको सेटिस्फाई करते हैं, देन u प्लस v क्या होगा ये हमें बताना है। तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, वैसे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसको पहले लिखना शुरू किया मैंने। कैसे? अ, इसको x प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर रूट पावर 5, इसको एक बार के लिए y मान लेता हूं मैं, ताकि बार बार इतना बड़ा एक्सप्रेशन ना लिखना पड़े। x प्लस वाई पावर 5 और ये बनेगा x माइनस वाई पावर 5। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो 5c0, x की पावर 0 हो गई और y की पावर 5 हो गई, प्लस 5c1, x की पावर 1 हो गई, y की पावर डिफरेंस इनका 4, y पावर 4 हो गई, प्लस 5c2, x की पावर 2, y पावर 3, प्लस 5c3, x पावर 3, y पावर 2। थोड़ी जगह बना लेते हैं। ठीक है, चलो, प्लस 5c4, x पावर 4, y और प्लस 5c5, y पावर तो 0 हो जाएगा, सीधा x की ही पावर लिख देता हूं, x पावर 5। अच्छा, अगर इस एक्सप्रेशन को मैं सोल्व करता हूं, x माइनस वाई की पावर 5, तो क्या बनेगा? अच्छा, इसमें देखना ये है कि y के आगे माइनस है, यानी कि एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा ऊपर वाला ही, लेकिन जहां भी y की ओड पावर है वो टर्म माइनस में हो जाएगी, बस इतना फर्क रहेगा। यानी कि जैसे y पावर 5 है, अब ये y की जगह बस माइनस वाई बन गया, तो माइनस वाई की पावर 5 है और माइनस बाहर आ जाएगा। अच्छा, इवन में क्या होगा? माइनस वाई की पावर 4 है, जिसकी वजह से वो माइनस खत्म हो जाएगा। इवन पावर है माइनस की, तो माइनस खत्म हो जाता है। तो ठीक है, ये टर्म नेगेटिव होगी, 5c0, x पावर 0, y पावर 5। ये टर्म पॉजिटिव होगी, 5c1। फिर ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 5c2, एक्स स्क्र वाई क्यूब। ये टर्म पॉजिटिव होगी, 5c3, एक्स क्यूब वाई स्क्र। ये टर्म नेगेटिव होगी, 5c4, एक्स पावर 4 वाई। और ये टर्म पॉजिटिव होगी, 5c5, एक्स पावर 5। अब इन दोनों का सम लेना है, दोनों का सम लिया तो वो सम, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये आपस में कट हो गए। बाकी जो टर्म्स बची वो 2 टाइम्स, जैसे दिस प्लस दिस, ये बना 5c1 एक्स इंटू वाई पावर 4 प्लस 5c3 एक्स क्यूब वाई स्क्र और प्लस 5c5 एक्स पावर 5। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसका। 5c1 इज 5 एक्स वाई पावर 4, वाई मैंने इसको माना था, तो इसकी पावर 4 करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5c3 होता है 10 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1, प्लस 5c5 तो 1 होता है, तो एक्स पावर 5 बचा। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ, अब इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, तो ये है 5x
इंटू इसका स्क्वायर ओपन किया तो एक्स पावर 6 माइनस 2x³ प्लस 1, फिर प्लस 10 इधर बनेगा, ठीक है, 10x⁴ माइनस 10x³ प्लस x⁴5। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इंटू 5x इंटू x⁴ 6, 5x⁴ 7 माइनस 10x⁴ प्लस 5x, ठीक है, प्लस 10x⁴ माइनस 10x³ प्लस x⁴5। अब हमें क्या क्या चाहिए, x⁴ 7 का कोफिशिएंट, फिर 5 का, फिर 3 का और फिर x का। यही अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। 7, 5, 3 और 1, इनकी पावर्स का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, तो x⁴ 7 का कोफिशिएंट ये है, ये अल्फा हो गया 10। फिर बीटा क्या होगा, x⁴ 5 का कोफिशिएंट ये रहा, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा तो बीटा इज 2। और गामा क्या है, x⁴ 3 का कोफिशिएंट, x⁴ 3 का ये माइनस 10 और 2 माइनस 20 हो गया। और डेल्टा क्या है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट ये रहा 5 2 जा 10, ये हो गया 10। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि अल्फा यू प्लस बीटा वी 18 के इक्वल है। अल्फा यू प्लस बीटा वी 18 के इक्वल है। एंड नेक्स्ट है गामा यू प्लस डेल्टा वी, गामा यू प्लस डेल्टा वी 20 के इक्वल है। तो हमें u प्लस वी बताना है। तो अब तो काफी इजी हो गया, ये लीनियर इक्वेशंस है। हम सिंपली क्या करेंगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू 2। तो 2 से किया तो ये बना 20 प्लस 4 36, और दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने से ये तो कट हो गया और ये 14v इज इक्वल टू 56। देन v की वैल्यू तो 4 आ गई, v 4 है, v को 4 पुट किया तो u की वैल्यू 1 आ जाएगी। v को अगर 4 पुट किया, यस ठीक है, u की वैल्यू 1 आ जाएगी। हमसे पूछा था u प्लस v क्या होगा, तो 4 प्लस 1 इज 5, तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करना था ये हमें क्वेश्चन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर p into 1 minus x power q, the coefficient of x and x square 1 और -2 है। ठीक है, देन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो इसको हम ऐसे करते हैं, 1 प्लस एक्स पावर p इंटू 1 माइनस एक्स पावर q। अच्छा, x कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कब बनेगा, जब इसमें x का हाँ ठीक है, इसमें हम x की पावर 0 चूज कर लें, इसमें x की पावर 1 ले लें। अगर इन दोनों का कोफिशिएंट मिलेगा और वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो बनेगा कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अगर मैं इसमें x की पावर 1 का कोफिशिएंट लेता हूँ, इसमें x की पावर 0 का कोफिशिएंट लेता हूँ, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो भी ये x का कोफिशिएंट बनेगा। ठीक है, अच्छा, और दूसरा का है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 1 प्लस एक्स पावर p इंटू 1 माइनस एक्स पावर q। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे बनेगा, इसमें से x की पावर 0 ली, इसमें से x की पावर 2, इसमें से x की पावर 2 ली, इसमें से x की पावर 0, इसमें से x की पावर 1 और इसमें से x की पावर 1। बस यही केस बन सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बन जाए। ठीक है, इसमें x की पावर 0 का कोफिशिएंट कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि p c 0, सिंपल p c 0 इंटू इधर 1 कैसे बनेगा, क्यू सी 1, लेकिन माइनस
एक्स की पावर 1 हो जाएगी इस केस में। माइनस एक्स की पावर अगर 1 है तो ये कोफिशिएंट माइनस का है, नेगेटिव का है, वो माइनस मैंने बाहर लगा दिया। ठीक है। प्लस 1 कैसे बनेगा, पी सी 1, और जीरो, जीरो कैसे बनेगा, क्यू सी 0। ठीक है, सिंपल है। ये कोफिशिएंट हमें 1 दिया हुआ है, तो पी सी 0 तो 1 होता है, क्यू सी 1 क्यू होगा, प्लस पी सी 1 पी होगा, ये 1 होगा, तो इज इक्वल टू 1। यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी कि P माइनस क्यू 1 के इक्वल है। ठीक है। अब इस पे आते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो कैसे कैसे निकालते हैं देखो। पहले 0, तो पी सी 0 इंटू दूसरे वाले में तो क्यू सी 2 आएगा। अच्छा, इसमें माइनस नहीं आएगा। माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि माइनस एक्स की पावर 2 करी गई है यहाँ पे। जैसे हम जनरल टर्म लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, क्यू सी आर माइनस एक्स की पावर आर। तो अगर मैं कोफिशिएंट ऐसे ले रहा हूँ, क्यू सी 2, तो माइनस एक्स की पावर 2 करिए, तो वो एक्स स्क्र इंटू क्यू सी 2, यानी कि एक्स स्क्र का कोफिशिएंट तो खाली यही बचा ना, तो माइनस तो नहीं आएगा इसमें, तो इसलिए माइनस को नहीं लेना है इसमें। ओके, फिर प्लस इसमें 2, यानी कि पी सी 2, और इसमें 0, यानी कि क्यू सी 0। फिर प्लस इसमें 1, तो पी सी 1, और इस वाले में फिर से 1। अब माइनस आएगा, क्यू सी 1, और माइनस साइन साथ में आएगा, क्योंकि अब माइनस एक्स की पावर 1 हो गई है। ठीक है, ये सब 2 के इक्वल है, सॉरी माइनस 2 के इक्वल है, -2। ओके, पी सी 0 तो 1 होता है, क्यू सी 2 होगा क्यू इंटू क्यू माइनस 1/2, प्लस ऐसे ये p इंटू पी माइनस 1/2, क्यू सी 0 तो 1 हो गया, माइनस ये हो गया पी क्यू इज इक्वल टू -2। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्यू स्क्र माइनस क्यू प्लस पी स्क्र माइनस पी माइनस 2p क्यू इज इक्वल टू -4। अब यहां एक आइडेंटिटी बन रही है जो कि है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर 2p क्यू। ठीक है, और अगर यहां मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये बचा p प्लस क्यू इज इक्वल टू -4। अच्छा, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर 1 है, तो यहां से ये 1 इधर जाएगा, तो इसको बना देगा -5, तो माइनस से माइनस कट के p प्लस क्यू 5 आ गया। अच्छा, अब ये दो इक्वेशंस देख सकते हैं, p माइनस क्यू 1 है, p प्लस क्यू 5 है, तो सिंपली हम पता लगा सकते हैं कि p विल बी इक्वल टू 3 एंड q विल बी इक्वल टू 2। आसानी से पता लगाया जा सकता है। अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछा है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा। सिंपल है, अब तो p स्क्वायर इज 9 एंड q स्क्वायर इज 4, 9 प्लस 4 13 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। ऑल द बेस्ट।